हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एनवीएस टीजीटी 2019 में जो पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस। एनवीएस टीजीटी प्रीवियस ईयर पार्ट 1 है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट सेक्शन में भी बताना, ठीक है। इफ़ ए प्लस बी, ये क्वेश्चन है जो आपका एनवीएस टीजीटी में आया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको दिया है इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू π/4 यानी 45 डिग्री, देन 10a+1 इंटू 10b+1 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, बस उस चीज़ का हमें यूज़ करना है। a प्लस बी अगर π/4 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसे 10 में चेंज करना है तो हम दोनों साइड में 10 अप्लाई कर देते हैं। तो इधर हो जाएगा 10a+b इज इक्वल्स टू 10 π/4। 10 π/4 दैट मीन्स 1045 और इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसको हम 1 लिख देंगे। 10a+b का फॉर्मूला होता है क्या, 10a + 10b अपॉन 1 - 10a इंटू 10b। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आता है और नीचे माइनस। अगर यहाँ पे माइनस लिखोगे तो यहाँ माइनस आएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। इक्वल टू में है क्या, 1। इसके इंटू 1 के साथ हो जाएगी, उधर चला जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, 1 - 10a इंटू 10b। अब दिस इज इक्वल्स टू दिस। अगर हम ऐसा कर दें, एक काम करते हैं, इस चीज़ को भी इधर ही लेके आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 10a + 10b + 10a इंटू 10b इक्वल टू में 1 बचा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 1 प्लस कर देंगे। तो इधर भी हमने 1 प्लस कर दिया, इधर भी हमने 1 प्लस कर दिया, तो उधर क्या हो गया, अब ये 2, ठीक। इसमें से और इसमें से अगर मैं 10a कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा, 10b, ठीक। अब इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं है, क्या आ रहा है, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से हमने 1 लिख लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 10b प्लस यहाँ पे 1 इक्वल टू 2। अब इस टर्म और इस टर्म में से अगर देखा जाए तो 1 + 10b, चाहे 1 + 10b लिख दो चाहे 10b + 1 लिखो, बात तो एक ही होती है। तो यहाँ से हमने लिख दिया 1 + 10b कॉमन। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 10a। यहाँ पे क्या बचा, +1 इक्वल्स टू में 2। प्लस से टर्म्स अलग होती है, ये पूरी एक टर्म है, सारी मल्टीप्लाई में है, ये पूरा एक टर्म होगा, सारा का सारा मल्टीप्लाई में है। इसमें से हमने 1 + 10b कॉमन लेकर के बाहर लिख दिया, यहाँ पे 10a बचा +1 ये रहा, ठीक है। तो इसे अब हम 10a + 1 इसको पहले लिख दिया और इसको 10b + 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 2। इसका हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स दिस, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है, दैट मीन्स ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, तब क्या होता है, जो इस लाइन की स्लोप अगर हम m1 मानते हैं और इस लाइन की स्लोप अगर हम m2 मानते हैं, तो दोनों लाइंस की जो स्लोप होती है उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा -1 होता है, ठीक। तो उसने हमें एक लाइन की इक्वेशन तो दे रखी है, क्या दे रखी है, हमें एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है। रिलेशन हमें पता है कि अगर दो लाइंस हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों की स्लोप का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 हमें मिलेगा, ठीक। कहा क्या है, वाई इंटरसेप्ट, बाद में देखेंगे कि वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, ऑफ द लाइन, जो लाइन जो है वो पास हो रही है 2 2 से, ठीक है। जो लाइन 2 2 पॉइंट से पास हो रही है उसी का ही हमें वाई इंटरसेप्ट बताना है, और वो जो लाइन है परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो अगर ऐसे मान लो ये वाली लाइन हमारी ये है और सेकंड लाइन जो है उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है तो इसकी स्लोप हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x + y = 3। तो अगर हमें इसकी स्लोप निकालनी है तो सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। 3 + dy/dx = 0। dy/dx की जो वैल्यू आती है वही हमारी स्लोप हो जाती है। तो m1 की वैल्यू हमारी ये हो गई, ठीक है। तो इस लाइन की स्लोप यानी m1 की वैल्यू -3 है, तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m2 की वैल्यू हो जाएगी 1/3। m2 मतलब ये लाइन, इस लाइन की स्लोप जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1/3, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन पता थी, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करके dy/dx निकाल लो, तो उससे हमें m1 यानी फर्स्ट लाइन की स्लोप मिल जाएगी, -3 आ जाएगी। तो
रिलेशन हमें ये पता था, m2 की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। ठीक है, अब उसने कहा है कि ये लाइन जो हमें बोल रखी है, ठीक है, तो अगर हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y = mx + c। ये इक्वेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता हो कि कोई भी लाइन का जो y इंटरसेप्ट होता है वो c की वैल्यू होती है। y इंटरसेप्ट क्या होता है, जो c की वैल्यू होगी इस इक्वेशन के अंदर c की जो भी वैल्यू होती है वही y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट इसने बोला तो इसलिए हमें याद आ गया कि ये वाली इक्वेशन हमने यूज़ करनी है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, m तो हमें पता है, m मतलब m2, जो लाइन हमें निकालनी है वो तो सेकेंड लाइन है और उसकी स्लोप m2 है। m2 कितना है, 1/3। m का मतलब था स्लोप, स्लोप हमें उस लाइन का पता है 1/3। अब ये जो लाइन है ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, 2 पॉइंट से पास हो रही है, दैट मीन्स x की वैल्यू भी 2 होगी और y की वैल्यू भी 2 होगी। तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 - 2/3 यानी 4/3। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। ये जो c की वैल्यू 4/3 आई है यही हमारा y इंटरसेप्ट होता है, यही हमारा क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी y इंटरसेप्ट उसने पूछा था, ये हमारी c की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा है कि द करेक्टरिस्टिक रूट्स, अगर इस मैट्रिक्स के करेक्टरिस्टिक रूट्स जो है λ1 λ2 हैं, तो इस मैट्रिक्स के हमें बताने हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन हमने देखनी है, क्या कि अगर ये मैट्रिक्स है तो ये जो लिखी हुई मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स है। अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो डायरेक्ट हम इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को हम आपस में बदल देते हैं, यहाँ पर 3 आएगा, इन दोनों को हम आपस में बदल देते हैं और इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो भी होगी मैट्रिक्स की वो ज़रूर लिखी जाती है। तो इसकी डिटर्मिनेंट निकालो, 5 3 = 15 -7 2 = 14। तो डिटर्मिनेंट कितनी आ जाती है, 1। तो यहाँ पर अगर आप 1 रखोगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से पता चलता है कि इसका इन्वर्स ये है। तो अगर ए मैट्रिक्स है उसके करेक्टरिस्टिक रूट्स λ1 λ2 हैं, तो ए इन्वर्स के जो करेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं वो 1/λ1 1/λ2 हो जाते हैं। डायरेक्ट ये आंसर हमने टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसने कहा है y = x⁴ दिया है तो हमें dy/dx फाइंड करना है। अगर किसी भी फंक्शन की पावर फंक्शन दिया जाता है तब जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें हम लॉग अप्लाई करके तब करते हैं। y = x⁴ दे रखा है, फंक्शन की पावर अगर फंक्शन होता है तो दोनों साइड में हम लॉग अप्लाई करते हैं, उसके बाद में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। लॉग x की पावर अगर कुछ होती है तो ये जो वैल्यू होती है ये वापस यहाँ पे लिख दी जाती है। लॉग a की पावर अगर b है तो इस b को हम शुरू में लिख देते हैं और log a ऐसे लिखा जा सकता है, इस चीज़ को, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो x की पावर 2x थी तो ये 2x उठा करके log से पहले लिख दिया जाता है और यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब डिफ्रेंशिएशन करना है, log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y, फिर y का दोबारा करेंगे तो dy/dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन इसमें लग जाएगा। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2 log x एज इट इज़ प्लस 2x एज इट इज़ log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। ठीक है, यहाँ से क्या आया, dy/dx, इधर हम लिख सकते हैं 2x से x कैंसिल हो गया तो ये तो 1 ही बचा, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये बचेगा log x + 1 और ये जो 1/y यहाँ पर है ये y इधर चला जाएगा और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x क्या है, x की टर्म्स में तो ये है y की वैल्यू, तो यहाँ पर हम रख देंगे x की पावर 2x और इसे सही तरीके से लिखने के लिए इस 2 को हमें शुरू में लिखना चाहिए। तो dy/dx कितना आ जाता है, 2 × x की पावर 2x log x + 1। तो ये हमारा इसका फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा है कि टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स बताने हैं 10500 के एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। एक तो 1 छोड़ दो, दूसरा ये छोड़ दो, मतलब 2 डिविजर्स, एक 1 हुआ और एक ये, इन दोनों को नहीं लेना है, बाकी जितने भी इसके डिविजर्स बनते हैं वो बताओ। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, 10500, इसको हमने लिखा 105 × 100, इसको ब्रेक कर लो इसके फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको फैक्टराइज कर लो, इसके गुणनखंडों में इसको तोड़ लो। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 21, 105 को 5 × 21 लिख सकते हैं और 21 को फिर से 3 × 7 लिख सकते हैं और 100 को हम 25 × 4 लिख सकते हैं, 4 को फिर से हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5
5 है, 5 की पावर 2 है, तो इसको और इसको अगर हम कंबाइंड करेंगे तो 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो यहाँ से अगर हम टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, अब पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 2, 5, 3, 7, इनको अब और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है। 2 को और नहीं तोड़ सकते, 5, 3, 7 को नहीं तोड़ सकते। तो ये जो है हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है इसका, ठीक है। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 2 की ये जो पावर है 2, उसमें +1 कर देंगे। 5 की ये जो पावर है इसमें +1 करेंगे, पावर में +1 करना है, ठीक है। 3 की जो ये पावर है इसमें +1 कर देंगे, 7 की जो ये पावर है इसमें +1 कर देंगे। ध्यान रखना प्राइम फैक्टर ही तोड़ना है, ठीक है, प्राइम फैक्टर ही तोड़ना है, जिसे और आगे ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। तो ये कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 1 + 1 2, ये कितना हुआ 1 + 1 2, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो यहाँ से हमारे पास कितना आया, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स जो होंगे इसके 48 होंगे। लेकिन उसने कहा है 1 और इटसेल्फ को छोड़ना है, तो 2 फैक्टर्स छोड़ने हैं, तो 48 में से हम 2 माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 46। अगर वो ना कहता एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ तो 48 हमारा आंसर होता, ठीक है।